मोर देन 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये शर्फ सिर्फ कार्बन को ही हासिल है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बना सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज मैट्रिक सिंध बोर्ड की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक, हर उस चीज़ को ऑर्गेनिक कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव की जाए, उस एक्सट्रैक्ट की जाए, मतलब उधर से निकाली जाए। ओके, तो उन कंपाउंड्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और उन्हीं की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, अब इसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं। तो ये पहली लाइन तो यही लिखी हुई है जो मैंने बोली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ वाइटल फोर्स। अब आपको एक बात बताता हूँ कि एक फोर्स है जो कि वाइटल फोर्स, ओके, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ओके, ये फोर्स इस चीज़ की जिम्मेदार है। ओके, और यही फोर्स इस चीज़ की भी जिम्मेदार है कि इंसान बढ़ता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसान मतलब ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए उनकी ग्रोथ होती है कि ये फोर्स उनके अंदर पाई जाती है। ये वाइटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये 1809 और कुछ लोगों के मुताबिक 1809 या 1815 शायद, तकरीबन इसी मतलब 18 सेंचुरी के स्टार्ट में ये कॉन्सेप्ट था। ओके, जो भी मैंने बात बोली ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, अब नहीं हैं। अब उसको डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं है अब। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे फर्नीचर वगैरह जो भी होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इन फूड, ये मैंने लिखे हुए भी हैं, या मेडिसन्स। आप किसी भी ज़्यादातर मेडिसिन्स जब भी मेडिसिन्स लिया करें तो उनके पीछे पढ़ा करें। तो मेडिसिन्स में होती केमिस्ट्री है और ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। इसके अलावा जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूल तो मुझे बहुत याद रहता है बिल्कुल, जैसे हम जो घर में गैस इस्तेमाल करते हैं, अभी सर्दी का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा, तो वो जो हमारी नेचुरल गैस है वो 94% मीथेन उसमें होती है। ओके, ये मीथेन क्या है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसी तरह से अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन चेंज हो गई है बिल्कुल। अभी मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा, लेकिन आप पहले इंट्रोडक्शन लाजमी है। पेट्रोलियम मसनूहात जैसे पेट्रोल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, वुड स्प्रिट, मिथेनॉल का नाम आपने सुना होगा, मिथेनॉल। अब इधर ही लिख लेता हूँ, CH3OH उसका फार्मूला होता है, मॉलिकुलर फार्मूला, और ये हमें वुड से मिलता है। वुड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उधर से मिलता है, तो इसलिए हम उसे वुड स्प्रिट का नाम भी देते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या अल्कोहल वगैरह, ये भी अल्कोहल है एक, मिथेनॉल या इथाइल अल्कोहल वगैरह। अब देखें कि ये जो वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट था ये 18 सेंचुरी के स्टार्ट में था। ओके, 1809 या 1815 में ये थ्योरी पेश की गई कि वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, और वही फोर्स जिम्मेदार होती है इंसान सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, और उसी फोर्स की वजह से उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पैदा होते हैं, और हम जब उन्हें उधर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें इस वजह से हम उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, वाइटल फोर्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं मौजूद। ओके, अब देखें, ये जब वाइटल फोर्स थी तो ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी लैब में नहीं बना सकते। मतलब जो चीज़ आई हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रही है तो वो हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं था। 1828 में फ्रेड रिच वॉलर नाम था साइंटिस्ट का, वो लैब में काम कर रहे थे और अचानक से वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स पे काम कर रहे थे। ओके, उसके दरमियान एक प्रोडक्ट मिला जिसे हमने
जिसे हम अमोनियम साइनाइड कहते हैं। ओके, और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पहला सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा। अमोनियम साइनाइड कहते हैं। ओके, जब हम अमोनियम साइनाइड को हीट करते हैं तो हमें यूरिया मिलता है, और यूरिया उस दौर का मशहूर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उससे पहले भी यूरिया मिलता था, तो अब ये बात पूछें कि भाई यूरिया पहले कहाँ से मिलता था, तो जो एनिमल वेस्ट होता है, यूराइन वगैरह, वहाँ से हमें यूरिया मिलता है। सही है। अब बात यह है कि जब ये बात पता थी हमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हैं, तो ये हमें लैब में कैसे मिल गया, ये सवाल था ना। तो उसी वक्त मतलब उसी दौर में ये डेफिनेशन, जो कि अब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो कि उस दौर में थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वही उन कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब हमने लैब में एक चीज़ बना ली, यूरिया, तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट है। ओके, इसको बॉईल करते हैं तो ये, इससे पहले भी कोई रिएक्शन हुआ था, ये कोई प्रोडक्ट मिली थी, सही है, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। और जब हमने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ और हमें यूरिया मिल गया, और यूरिया हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब ये लैब में बन गया तो ये डेफिनेशन तो कबाड़ में चली गई कि ये जो मैंने बताई अभी कि उन कंपाउंड्स की स्टडी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, नहीं, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिले। ओके, अब बात करते हैं कि जब पुरानी डेफिनेशन गलत हो गई तो नई डेफिनेशन क्या है। सो नई डेफिनेशन जो ज़बरदस्त डेफिनेशन है, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी और आपको भी स्कूल में भी आप वही पढ़ेंगे, एक ही डेफिनेशन है और ज़बरदस्त डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब यूनिवर्सिटी बताने का ये मतलब था कि मैं अगर यूनिवर्सिटी में भी वही पढ़ रहा हूँ, आप भी वही पढ़ेंगे, बिल्कुल यही है, मानी जाती है। मतलब मैं अगर बड़े लेवल पे भी चला जाऊँ तब भी यही पढ़ूंगा, आप छोटे लेवल पे तो आप भी यही पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbons. Okay, and their derivatives। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सही है, और जो डील करती है किसकी स्टडी से, विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है जो कि आपको इंटर में भी वापस पढ़ना है। ओके, सो अभी से ही पढ़ लें ताकि इंटर में भी ज़रूरत ना पड़े। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रो लफ्ज़ से ही वाक, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन की बात कर रहा है। ओके, और कार्बन मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो, उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स ही हैं? जी बिल्कुल। ओके, और उनकी बदली हुई शक्लें, डेरिवेटिव्स मतलब उनकी बदली हुई शक्लें। अभी हम आगे चलेंगे तो होमोलॉजी सीरीज वगैरह पढ़ेंगे तो आपको क्लियर ज़्यादा होता जाएगा। सो इज अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन, जो कि ऊपर भी बताया कि नेचुरल गैस 94% उसमें मीथेन होता है। ओके, या एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, ये विनीगर में होता है, ये नेचुरल गैस में। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, अब ज़्यादा इस बात पे बहस करना
ये नुकसानदेह हो जाएगा क्योंकि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, मेरा भी। सो आगे चलते हैं लेक्चर के दूसरे पार्ट की जानिब। जी, लेकिन एक बात, अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट की जानिब चलेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी होती है, सही है। अब हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन तो लाजमी आएगा, ओके। कार्बन तो किंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स रखता है। अब एक बात याद रखिएगा, यह कंपाउंड्स क्यों रखता है, इसकी एक वजह है, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज एबिलिटी होती है, सही है। तो मतलब कार्बन कार्बन के साथ लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, जैसे कार्बन और कार्बन के दरमियान आप C60 भी सुनेंगे। तो इसी वजह से कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड भी, कभी ट्रिपल बॉन्ड भी, और बाकी के जहाँ भी हाइड्रोजन लग जाते हैं वो अल्केन के नोमेनक्लेचर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। एक और बात याद रखिएगा कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखना कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या है, 4। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके आखिरी शेल में कार्बन के कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो कार्बन 4A ग्रुप से होता है, तो ये जान पहचान का तरीका है वैलेंसी की, कि जो जो इस ग्रुप से होता है, जैसे सोडियम फर्स्ट A से है तो उसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। फ्लोरीन किस ग्रुप से, 7A से, ए फैमिली से बिलोंग करता है और 7 ग्रुप से, सो 7A कहते हैं, तो इस वजह से उसके अनपेयर, उसके पास 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी 7 होती है। सो ये वैलेंसी होती है, और ऐसे ही कार्बन की होती है 4। तो मतलब ये 4 बार 4 तरीक़ों से बॉन्ड बना सकता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो सिर्फ 3 होते हैं, सही है। तो ज़्यादातर कार्बन और कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड्स ही बनते हैं, ओके। और एक अगर बात बतानी हो कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, ये भी बता दिया, और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी रखता है ये, मतलब खुद से बॉन्ड बनाने की, लंबी लंबी चेन बना ले, इस वजह से इसके सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। अब एक बात याद रखिए, ये रीज़न भी आ सकता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट, सही है, क्या ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से, हाइड्रोकार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ही हाइड्रोकार्बन से, या तो उनके डेरिवेटिव्स या तो उनकी बदली हुई शक्लें, डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो आगे चल के बताऊंगा मैं, लेकिन उसके बाद अल्कोहल्स, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर्स, एस्टर्स वगैरह, अमाइंस, तो ये इन सब की तो फैमिलीज मौजूद हैं, ये हम होमोलॉगस सीरीज में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है, ये तो ना ही हाइड्रोकार्बन है, सही, कार्बन मौजूद है लेकिन इनमें हाइड्रोजन नहीं है, और ना तो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं, इस वजह से इन्हें हम स्टडी नहीं करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डिस्कस किए जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे लेक्चर के दूसरे पार्ट की जानिब, और आखिरी, अब ये मैंने इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, ये आपके बुक के इस चैप्टर के दूसरे पेज पे लिखी हुई हैं, या आप खुद भी बुक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सही है। तो अभी से आदत डालें कि आप बुक्स पढ़ें, अपनी सिलेबस वाली बुक्स पढ़ें, कोई बाहर से नहीं मंगवानी। करेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। कार्बन इज़ फेमस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किंग है, फेमस है, बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई आपको, और कार्बन लाजमी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सही है। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिलेगा वो होगा हाइड्रोजन, इधर लिखा हुआ भी है मैंने, मोस्टली हाइड्रोजन, देन आल्सो हेलोजेंस, सही है। हेलोजेंस होते हैं 7A ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। तो वो एलिमेंट्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा कहीं, जैसे इधर भी देखा हमने अल्कोहल में तो ऑक्सीजन आ रहा है, ओके,
तो इसी तरह से कभी कभी नाइट्रोजन, कभी कभी फॉस्फोरस, तो इसी तरह से आपको ये मिलते जुलते रहेंगे। अब बहुत पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, दोनों बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक देखें लाइक डिजॉल्व लाइक रूल, पोलर कंपाउंड्स पोलर में ही, नॉन पोलर नॉन पोलर में ही। तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं, इन वाटर में नहीं। ओके, और इसके अलावा लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेरी स्लो रिएक्टिविटी होती है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन के तरीके पे। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? अब इसको हम चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, या कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस, या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला बोलते हैं हम इसे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? हमें पता है कि टेल्स, अब पता नहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि अभी पढ़ लिया, नहीं अभी नहीं पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे हाँ शायद। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये अभी पढ़ लें, बिल्कुल इजी। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट नंबर बताता है कि एक कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम और कितने कितने हैं। लेट फॉर एग्जांपल मीथेन, मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। C2H6, इसको बोलते हैं इथेन, सही, C2H6। इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, बिल्कुल हमें पता है कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि इसमें एग्जैक्ट नंबर और बता रहा है कि कौन कौन से एटम है। या मिथेनॉल को हम ले लें, मिथाइल अल्कोहल, इसको दोनों नेम से पुकारा जाता है। अब देखें, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस नाम से ही जाहिर है कि स्ट्रक्चर बताना है, सही। तो इसमें हम क्या बताते हैं, देखें कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो इसके 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन से बना रहा है, तो ये बॉन्ड्स हम शो करते हैं, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये इथेन, इथेन को मैंने बनाया, और इसी मिथाइल अल्कोहल के मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि बॉन्ड कहाँ कहाँ है। इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है। अभी भी इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, CH4O, सही है ना, और CH4, हाँ। सो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ बॉन्ड है, किस किस एटम के दरमियान बॉन्ड है। कंडेंस फार्मूला क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि वो लॉन्ग चेन बना सकता है, जैसे कार्बन और कार्बन के दरमियान, लेट फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है पेंटेन, C5H12, सही है। सो इसका जब हम, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया पेंटेन का, लेकिन इसको हम अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखें तो इसका कैसा बनेगा कि 5 कार्बन हो, सही है। वेट अ मिनट, मैं आपको पहले इसका कंडेंस फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। तो इसका कंडेंस फार्मूला होता है ये इसका होता है कंडेंस फार्मूला। लेकिन अगर इसी को इन सबके दरमियान में बॉन्ड्स बना दूं, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान भी, अब इसमें क्या है, इसमें है कार्बन कार्बन कार्बन, जो भी जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इन सब के दरमियान सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और ये जो जितने भी हाइड्रोजन है ना, ये सारे हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बना दे, तो वो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ये इसका कंडेंस फार्मूला है। या लेट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैसे लें, ये आपको उम्मीद है समझ तो आ गया होगा। जैसे इसके अलावा मैं ब्यूटेन ले लूँ, सही। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, C4H और ये H है, C4H10, ये ब्यूटेन है। तो इसको मैं अगर इसका मौलिक देखें, इसका मैं अगर आपको इसी तरह से फार्मूला लिख के दिखाऊं, कैसा फार्मूला, ये असल में ऐसे होता है, इसकी शक्ल आप इसकी शक्ल में देखिएगा, C, ये 4 कार्बन हो गए बस। अब बाकी के जो होते हैं ना, वो हाइड्रोजन लग जाते हैं,
ये आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये अभी आपका पहला स्टेप है बिल्कुल। तो ये हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, तो ये आपको याद भी नहीं रखना, मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ऐसे हाइड्रोजन लग जाते हैं, इधर इधर हाइड्रोजन लग गए, लेकिन ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ब्यूटेन का। और अगर मैंने कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो इसका कैसे लिखूंगा मैं, CH3। ये बस आपको दिखा रहे हैं, ओके, डरा नहीं रहे। तो ये हो गया ब्यूटेन कंडेंस फॉर्मूला। और अगर जे मैं इसका डॉट एंड क्रॉस, तो देखें डॉट एंड क्रॉस नाम से ही जाहिर है कि एक डॉट दूसरा क्रॉस, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखिए ये सारा हमने क्या किया, ये बॉन्ड बना के ये क्या बता रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये अलग अलग। इसमें डॉट एंड क्रॉस में क्या होता है कि एक एटम को हम डॉट, एक के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करते हैं और दूसरे को क्रॉस से। अब इधर हम क्या करेंगे, इधर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे शो करेंगे, क्रॉस से। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे शो करेंगे, डॉट से। अब इसी एग्जाम्पल को लेता हूं मैं मीथेन। दरअसल थक गए, ये CH4 सी। अब इसमें मैंने क्या कहा था कि मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करूँगा। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ओके, और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस से उससे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो बना के इसके पास एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल और पहले शेल में मौजूद होता है। इसका आखिरी शेल ही पहला शेल होता है। इस हाइड्रोजन के पास भी, इस हाइड्रोजन के पास भी, और इस हाइड्रोजन के पास भी, ये आपका मीथेन बन गया। बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मैंने बॉन्ड बना दिया, इधर मैंने डॉट और क्रॉस से शो किया, तो ये मेरा डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला हो गया, ओके। इसी तरह से आप इथेन का भी बना सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल का भी। अब एक बात याद रखिएगा कि मैंने एक आप अगर ज्योमेट्री क्लास में हो और 9th क्लास में, तो अगर आप बायो पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब आप लैब में जाते हैं तो मेंढक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इनको एक सॉल्यूशन में रखा होता है कि इनकी बॉडी ख़राब ना हो। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही होते हैं। तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं फॉर्मेलिन, उसका फॉर्मूला होता है CHO, ये होता है उसका फॉर्मूला। उसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप देखते रहते हैं, लेकिन